स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं गांधीवाद अध्याय का जो भाग 3 है उसके ऊपर। इससे पूर्व 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिएगा, और ये आखिरी वीडियो है गांधीवाद पर। तो इस प्रकार कुल 3 वीडियो उपलब्ध हैं आपके लिए, जिसमें संपूर्ण जो गांधीवाद से संबंधित विचार हैं उन सबको समेटा है इनमें। चलिए बिना कोई देरी के दोस्तों हम शुरू करते हैं। और विशेषकर मैं आपको बताऊं इस वीडियो में हम क्या चर्चा करेंगे, तो गांधी जी के आर्थिक विचार, राजनीतिक सामाजिक विचार और गांधी जी के विचारों का मूल्यांकन और निष्कर्ष, ये सब बातों पर हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं। गांधी जी का आर्थिक विचार पार्ट 2 में हमने स्टार्ट किया था दोस्तों, तो उसका डिटेल यहाँ पे है। गांधी जी के आर्थिक विचार, तो जो गांधी जी के आर्थिक विचार हैं वर्तमान समय और गांधी जी का क्या परिप्रेक्ष्य है वो देखते हैं। तो गांधी जी जो हैं वो यंत्रों पर निर्भरता से दुखी थे कि वर्तमान समय यानी उनके जो तत्कालीन समय में जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह मशीनीकरण पर निर्भर हो रही थी, मशीनों पर निर्भर होती, इससे वो दुखी थे। और उन्होंने बुक लिखी थी 1909 में, हिंद स्वराज्य। उस पुस्तक में उन्होंने जो वर्तमान हमारी सभ्यता है इसकी आलोचना की थी। क्यों आलोचना की? क्योंकि बहुत ज़्यादा मशीनों पर निर्भरता हमारी बढ़ती जा रही थी। और इसमें उन्होंने बताया कि 3 जो हैं बुराइयां बताई उन्होंने, कि इसकी नकल आसानी से हो सकती है और इस विकास की कोई सीमा नहीं है, यानी मनुष्यों की जो आवश्यकता है उससे ज़्यादा हम विकास कर रहे हैं, तो इसकी कोई सीमा नहीं है और धीरे धीरे ये जो मशीनें हैं वो मानव का स्थान ले लेगी। तो कहीं ना कहीं गांधी जी को यह आभास होने लगा कि हम अति मशीनीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे रोबोट का आना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये सब चीज़ें दोस्तों आज कहीं ना कहीं ये जो मानव का स्थान लेना है, ये बात सत्य साबित होती जा रही है महात्मा गांधी जी की। तो ये इस बात से उनकी आलोचना की थी हिंद स्वराज्य पुस्तक में। दूसरी बात जो है, उन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया है। आर्थिक क्षेत्र की अगर बात करें, मशीनीकरण या यंत्रों पर जो हमारी निर्भरता उसकी आलोचना की, और पूंजीवाद का भी उन्होंने विरोध किया। पूंजीवाद क्या है दोस्तों? एक विचारधारा है। ये उदारवादी राज्य की एक विचारधारा है, एक विशेषता है। यानी आर्थिक क्षेत्र में या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो उत्पादन है वो निजी लाभ के लिए होता है। बाजार तय करता है कि कीमत क्या होगी। उद्योगपति अपने लाभ के लिए उत्पादन करते हैं और इसमें व्यक्ति और यूँ कहें कि उसका शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आर्थिक विषमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पूंजीवाद का विरोध किया उन्होंने। दरिद्रता के कारण, बेरोजगारी के कारण, शोषण और साम्राज्यवाद, इन सबको बढ़ावा मिलता है पूंजीवाद से। इसलिए गांधी जी ने पूंजीवाद का विरोध किया। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपके क्लियर कर दूँ कि मार्क्स भी तो पूंजीवाद का विरोध कर रहा था। तो क्या सेम एक दृष्टिकोण है दोनों का विरोध करने का? जिस बात के लिए गांधी जी ने विरोध किया, क्या उसी बात के लिए मार्क्स भी विरोध करते थे? इसका मतलब कहीं ना कहीं गांधी जी और कार्ल मार्क्स के विचारों में समानता है। मात्र समानता इतनी ही है दोस्तों कि दोनों ने पूंजीवाद का विरोध किया, लेकिन विरोध का आधार दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स ने जो विरोध किया था पूंजीवाद का, वो क्या था? अतिरिक्त मूल्य के लिए। अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है कि मान लीजिएगा कि किसी चीज़ के उत्पादन में 50 रुपये लगे, अब वह चीज़ 100 रुपये मार्केट में बिक रही है, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं और ये जाते हैं उद्योगपतियों के बैंक अकाउंट में। तो इसका उन्होंने विरोध किया, इसीलिए उन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया। लेकिन गांधी जी ने जो विरोध किया है वो क्या है? विषमता के कारण, कि इससे आर्थिक विषमता बढ़ जाती है। समाज में एक आर्थिक खाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अमीर को और अमीर बनाया जाता है इस सिस्टम में, गरीब को और गरीब। इसीलिए इन्होंने विरोध किया है। आर्थिक सामाजिक विषमताओं को दूर करने के गांधी जी के सुझाव। फिर उन्होंने कहा कि ये जो आर्थिक क्षेत्र में जो ये विषमताएं हैं इसको दूर कैसे करें, ये गांधी जी ने सुझाव दिया। तो उन्होंने जो कुछ बातें कही हैं सुझाव के तौर पे, देखिए, अस्थेयी। अस्थेयी का मतलब होता है दोस्तों चोरी ना करना। यहाँ पे चोरी न करने का तात्पर्य वो नहीं है कि आप बैंक में डाका डाल रहे हो, यानी किसी और का हक भी अगर आप मारते हो, उनको छीनते हो, तो भी ये चोरी है। ये तो गांधी जी कहा कि अस्थेयी का पालन करना चाहिए, यानी आपकी जितनी आवश्यकता है और किसी और का हक आप ना लूटें, सबको अपना हक मिलने दें। ये है चोरी न करने का तात्पर्य, उनका बहुत गहरा अर्थ है।
और किसी से बिना पूछे उनके संसाधनों का उपयोग न करना भी अस्थायी है दोस्तों। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। आजकल हम जिस युग में जी रहे हैं, भौतिक आवश्यकताएं ज़्यादा हैं, हमारी प्रवृत्ति जो है बहुत ऐशो आराम की हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास में वो सब चीज़ें हो और इससे अनावश्यक चीज़ों का ढेर भी बढ़ता जाता है। और कई बार ये होता है कि एक जनसंख्या का छोटा सा हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा संसाधनों का उपभोग कर रहा है, बाकी लोगों के पास में न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो रही है दोस्तों। तो इसीलिए उन्होंने सिद्धांत दिया अपरिग्रह। तो अपरिग्रह का अर्थ है कि आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये नैतिक सिद्धांत है। ये कोई जबरदस्ती थोपा नहीं गया। गांधी जी के विचारों में ये बात है कि पहले ये समझिए कि है क्या ट्रस्टीशिप, कि समाज में जो संपत्ति है, किसी के पास में ज़्यादा है, किसी के पास में कम है प्रॉपर्टी। तो जिनके पास में ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो उस संपत्ति में से करें, और जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है वह उसकी नहीं है, यानी उस व्यक्ति वो खुद की नहीं माने, वो उसे समाज की धरोहर समझे, ये माने कि ये पूरे समाज की है, और उस संपत्ति का उपयोग भी वह समाज के कल्याण हेतु करें। तो इसीलिए वह अपने आप को उस संपत्ति का क्या समझे, ट्रस्टी समझे, न्यासधारी समझे कि मुझे इसकी जिम्मेदारी मिली है और इसको मुझे समाज के कल्याण में खर्च करनी है। तो ऐसा सिद्धांत जिसमें निजी संपत्ति को निजी संपत्ति न मानकर समाज की धरोहर समझा जाए और उनमें से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, बाकी जो शेष संपत्ति है वो समाज के कल्याण के लिए खर्च करें। तो देखिए, पूंजीवाद से जो है गांधी जी ने कहा कि आर्थिक विषमता बढ़ती है, और तो इसीलिए पूंजीवाद का उन्होंने समर्थन नहीं किया। पूंजीवाद का समर्थन गांधी जी ने क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे क्या बढ़ती है, आर्थिक विषमता बढ़ती है। साम्यवाद का विरोध भी किया, साम्यवाद को भी उन्होंने अस्वीकार किया। साम्यवाद को किस आधार पर अस्वीकार किया, क्योंकि ये किस पर आधारित है, हिंसा पर आधारित है, जबकि महात्मा गांधी ने आजीवन सत्य और अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूंजीवाद और साम्यवाद इन दोनों का विरोध करते हुए उन्होंने एक मौलिक सिद्धांत दिया था जिसे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति निजी संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति न मानकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत जो भी संपत्ति बचती है वो समाज के कल्याण हेतु खर्च करें। इस प्रकार की जो धारणा महात्मा गांधी है, इसे न्यासीता का सिद्धांत भी कहते हैं हिंदी में, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। और इसको अगर हम डिटेल में जाएं तो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है, महात्मा गांधी उनका हृदय परिवर्तन करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि आप अपने आप को समाज की धरोहर समझे, इस संपत्ति को, और आप इसका ट्रस्टी हो। इससे वो जो है लोभ की मुक्ति करना चाहते थे, कि जो लालच इंसान में रहता है कि सब चीज़ें मेरी है और इसको बढ़ाऊँ मैं, तो उस लालच से मुक्ति दिलाना है, और प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति उनका मुख्य बिंदु है। फिर देखिए स्वदेशी के संदर्भ में क्या उनके विचार थे। दोस्तों, गांधी जी के जो विचार हैं स्वदेशी के संदर्भ में, वो कभी भी स्वदेशी का तात्पर्य जो आज हम लेते हैं कि जैसे आज हम क्या लेंगे कि स्वदेशी वस्तु का मतलब भारत में बनी हुई वस्तु। जैसे कोई मान लो मोबाइल की बात करें तो अगर भारत में बना हो तो वो स्वदेशी है, बाकी अगर कहीं पे भी बना तो वो विदेशी है। तो ये अर्थ महात्मा गांधी का नहीं था स्वदेशी से। गांधी जी ने नज़दीकी चीज़ों को स्वदेशी माना है। मान लीजिएगा कि आप राजस्थान में रहते हैं और कोई चीज़ महाराष्ट्र में बन रही है, तो महात्मा गांधी के लिए स्वदेशी का तात्पर्य है कि आपके निकटतम जो वस्तु बनती है आपके आसपास, मान लो राजस्थान में नहीं बन रही तो दिल्ली में बनी हुई चीज़ है, वो आपके लिए स्वदेशी है। महात्मा गांधी के दृष्टिकोण की बात बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। तो उनका तात्पर्य ये था कि आप वो मुख्य रूप से आर्थिक, आगे हम जाएंगे और बातें करेंगे, वो मुख्य रूप से गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे आर्थिक रूप से। तो वो चाह रहे थे कि गांव वाले क्या करें कि अपने गांव में बनने वाली चीज़ों को पहले उपभोग करें। गांव में नहीं मिलती तो आप पास वाले गांव से मंगवाइएगा, वहाँ से भी नहीं मिले तो दूर दराज के गाँवों से मंगवाइए। फिर कहीं नहीं मिले तो अगर वो चीज़ दूसरे देशों से आ रही है तो भी महात्मा गांधी के इस दृष्टिकोण में वो स्वदेशी है। तो ये है उनके स्वदेशी के एक परिभाषा के रूप में। और नज़दीकी चीज़ें, जैसे
फिर देखिए धर्म को स्वदेशी कैसे माना कि आपका स्थानीय धर्म कौन सा, आपके आसपास कौन सा धर्म माना जाता है, वह धर्म आपका स्वदेशी धर्म है। राजनीति, जैसे संसदीय जो लोकतंत्र है उसका उन्होंने समर्थन नहीं किया है, उसका उन्होंने समर्थन नहीं किया संसदीय लोकतंत्र, संसद, और ये हम आगे पढ़ेंगे राजनीतिक विचारों में। तो फिलहाल इतना बताऊं कि राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने स्वदेशी की संकल्पना को दिया है, और इसमें ये दिया कि जो संसद हैं और ये संसदीय उदारवादी लोकतंत्र हैं ये स्वदेशी नहीं है, ये हमारे यहाँ का नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या था, प्राचीन काल से गणराज्य व्यवस्था थी, ग्राम जो हैं वो अपने आत्मनिर्भर थे, गांव के लोग अपने ही एक मुखिया चुनते थे और वो विकास का रास्ता चुनते थे। तो वो ऐसी राजनीति चाहते थे, इसीलिए आपने पता हो तो जो ग्राम पंचायतों का या फिर पंचायत राज की जो संकल्पना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों में रखी गई है दोस्तों, तो ये महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए रखा गया है। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी वो दे रहे थे, और आर्थिक क्षेत्र में यानी जो हमारे आसपास जो उत्पादन हो रहा है जिन वस्तुओं का, आप उन वस्तुओं का उपभोग करें, यही आपकी स्वदेशी है। और इस स्वदेशी के पीछे जो एक धारणा है उनकी, वह है स्वावलंबन। वो चाहते थे कि हम आत्मनिर्भर बने। भारत की आज़ादी का कभी भी उनका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि अंग्रेज यहाँ से सत्ता छोड़ के चले जाएं और सत्ता कुछ लोगों के हाथ में आए। वो चाहते थे कि भारत का हर नागरिक आत्मनिर्भर हो, इसीलिए उन्होंने धर्म, राजनीति, आर्थिक हर क्षेत्र में उन्होंने अपने व्यवहारिक विचार देने की कोशिश की। उन्हें जैसी परिस्थितियां मिली, जैसे एक चीज़ें उनके सामने समस्याएं आती गई, उनको निराकरण के लिए उन्हें जो उपाय सही लगे, जो सुझाव सही लगे, वो सुझाव वो देते गए। और इन सभी विचारों को अगर हम एक साथ देखें गांधी जी के विचारों को, तो यही गांधीवाद बन जाता है। तो फिर देखिए, तो ये इनका क्या मकसद था, स्वावलंबन। खादी का अर्थशास्त्र, तो उन्होंने फिर इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक खादी का अर्थशास्त्र नाम से एक सिद्धांत दिया। देखते हैं क्या है। ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को चरखा चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो सरल है, सस्ता है और व्यवहारिक है, यानी प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो। इससे क्या होगा, इससे स्वावलंबन बढ़ेगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर महसूस करेगा। और ये आपको कुटीर उद्योगों की स्थापना में सहायता देता है। आपको रोजगार के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, आप गांव में ही स्थापित होकर ये कार्य आसानी से कर सकते हैं। और ये कृषि का पूरक भी, यानी आसपास अगर कृषि के द्वारा कपास का उत्पादन हो रहा है तो आप चरखा के द्वारा सूत काट सकते हो। इससे आप में जितने भी लोग चरखा चलाएंगे उनमें एकता स्थापित होगी। और जो लोग काम नहीं मिल रहा है, बेकारी है या आलस्य की वजह से जो लोग काम नहीं कर रहे, उन्हें आसानी से काम मिल जाएगा और बहुत अच्छा काम मिल जाएगा। और इससे जो है जब सूत काटा जाएगा तो कपड़ा बनेगा, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जो मूल रूप से ये इसलिए दिया कि जो विदेशी वस्त्र आ रहे थे उनकी तरफ भारतीय लोग ज़्यादा आकर्षित हैं, तो वो चाह रहे थे कि भारतीय लोग ही कपड़ा बनाएं और उसका इस्तेमाल करें। तो ये भी एक स्वदेशी की संकल्पना है। तो अन्य कुटीर उद्योगों का भी विकास होगा इससे। तो एक तरीके से वो स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे थे भारत के लोगों को, और वो चाह रहे थे कि सभी लोग आत्मनिर्भर हो, सभी के लोगों के पास में रोजगार हो, और वो इस चीज़ को और इसका महत्व समझे, वो श्रम का महत्व समझे कि मेहनत कितनी जरूरी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खादी का अर्थशास्त्र करके एक सिद्धांत दिया है। फिर देखिएगा गांधी जी के आर्थिक विचारों का मूल्यांकन। अब हम पढ़ते हैं कि गांधी जी ने जितने भी आर्थिक विचार दिए हैं क्या वो सही हैं, सही और गलत है तो कहाँ तक गलत हैं। तो देखिए आलोचना जो होती है, सबसे पहले मूल्यांकन करने का एक तरीका बता दो दोस्तों। मूल्यांकन में दोनों चीज़ें लेनी होती हैं, उसमें कमियां क्या हैं, उसमें अच्छाइयाँ क्या हैं। सबसे पहले आप कमियों की तरफ ध्यान दीजिएगा। आपको लगेगा कुछ कमियां हो सकती है क्योंकि वो तत्कालीन समय में परिस्थितियों में दिए गए विचार थे। आप आज उन्हें फिट करोगे, आज आप चरखे की बात करो तो शायद पॉसिबल नहीं है। तो उनके विचार जो थे वो परिस्थितियों और समय के अनुसार थे। फिर भी अगर आलोचना अगर हम करें, मूल्यांकन करें, तो ज़रूर कुछ न कुछ बातें पॉजिटिव नेगेटिव तो मिलता ही है हर चीज़ में। तो वही चीज़ें हमें दिखानी होती है मूल्यांकन में। आलोचना की अव्यवहारिक, कि महात्मा गांधी ने जितने भी जो विचार दिए वो व्यवहारिक नहीं है, यानी जीवन में हम हर बात को आज नहीं उतार सकते हैं, अव्यवहारिक हैं। और महात्मा गांधी की आलोचना के लिए अगर आप दूसरा शब्द कहें तो प्रारंभिक स्थिति में ले जाते हैं वो सभ्यता को। वो देखिए मशीनों का विरोध करते हैं, मशीनीकरण का विरोध करते हैं, शहरीकरण की तरफ वो थोड़ा कम ध्यान देके गाँवों को ही चाहते हैं कि केंद्र बने रहें। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो उनके विचारों में आपको प्राचीन जो हमारी सभ्यता थी
वो पुनः स्थापित करने की उनकी एक मंशा नजर आती है। वो चाहते हैं कि जो हमारे गणराज्य थे प्राचीन समय में, गांवों पर आधारित अर्थव्यवस्था और ये जो सिस्टम था वो सिस्टम पुनः लौटा है। तो आलोचना करने वाले लोग कहते हैं कि ये जो हैं गांधी जी समय के मांग के अनुसार आगे बढ़ने के बजाय हमें पूर्व स्थिति में पहुंचा देना चाहते हैं, जहाँ पे मानव एक महज एक इंसान के रूप में रहता है और ज़्यादा सभ्यता का ज्ञान नहीं है, विज्ञान का विकास नहीं है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं है, ये चीज़ें हैं। फिर खादी का सिद्धांत, ये वर्तमान समय में अप्रासंगिक है कि आज के दौर में अगर देखें कि ये चरखा चलाना, प्रतिवर्ती सूत काते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज इतने ज़्यादा रोजगार हैं, इतनी ज़्यादा हम सभ्यता आगे बढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर आ चुके हैं, इतनी चीज़ें, इंटरनेट आ गए हैं देखिएगा। तो पूरी दुनिया जो है वो एक गांव में बदल गई है, वैश्वीकरण हो चुका है। तो आज की परिस्थितियों के अनुसार अगर हम नहीं चलें तो हम बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। और जब इंसान पिछड़ता है, एक इंसान पिछड़ता है, फिर गांव के गांव पिछड़ेंगे, राज्य पिछड़ेंगे और देश भी पिछड़ जाएगा। तो ये भी इनकी आलोचना में कहा जाता है। और तकनीकी ज्ञान की उपेक्षा, कि महात्मा गांधी ने जो है वो तकनीकी की जितनी भी खोज हुई हैं, जो विज्ञान ने विकास किया है, उन सबको नज़रअंदाज करने की कोशिश महात्मा गांधी ने की है, ये आलोचक कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं सटीक भी हैं उनकी, क्योंकि जब आप देखिए किसी इंसान में जो चीज़ आप ढूंढोगे वही मिल जाती है। अगर आप अपने आप की भी बात करोगे दोस्तों, तो आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो, आप में टैलेंट है, आप जो पढ़ रहे हो आपको याद हो रहा है, आपको जो टारगेट सेट किया वो प्राप्त करना है, तो आपको लगेगा हो सकता है। लेकिन जिस दिन आपने सोचा नहीं होगा, ये तो संभव नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो आपको वही चीज़ें दिखेगी। तो ये आपका दृष्टिकोण है, डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं दोस्तों। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जब आप आलोचक बनेंगे तो बिल्कुल आपको आलोचना वाले बिंदु दिख जाएंगे, और जब आप अच्छी चीज़ें देखोगे तो आपको उसमें अच्छाइयाँ भी दिखेगी। और ये जीवन के हर एक क्षेत्र में ऐसा होता है दोस्तों। तो बी पॉजिटिव, आत्मविश्वास के साथ लगे रहिए, तैयारी कीजिए। और बहुत आसान है दोस्तों। बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि विचारधारा बहुत कठिन है, राजनीति के जो सिद्धांत हैं ऐसे हैं वैसे हैं। मैं राजनीतिक सिद्धांतों की बात नहीं करूँगा दोस्तों। जीवन के हर क्षेत्र में आप आत्मविश्वास रखिए, सही योजना बनाइए और कठिन परिश्रम कीजिएगा। कुछ भी असंभव नहीं है, बहुत आसान है। जितना आसान बोलने में लगता है उतना ही आसान वो बन के रह जाता है। कब? जब हम पूरी योजना बना के कार्य करते हैं। आप नोट करना दोस्तों, जितने भी आज ये कलेक्टर और आईएएस आईपीएस होते हैं, आप देखना वो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो ठान लेते हैं कि मुझे करना है। उनके पास में कोई और विकल्प वो नहीं रखते हैं, प्लान बी नहीं रखते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं, उन्हें लगता है यही करना है और इसी के लिए मैं बनाऊँ, फिर वो करके छोड़ते हैं। तो ऐसी स्ट्रांग जो हैं वो सोच बनाइएगा और देखिएगा आप आत्मविश्वास के साथ, अति आत्मविश्वास में की शिकार ना हो कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसी बातें भी सुनते हैं, और बेस्ट ऑफ लक जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आलोचना के लिए बता रहा था कि जो जब हम आलोचक बनेंगे तो आलोचना के बिंदु भी नजर आएंगे और उसमें कुछ अच्छी बातें भी। अब देखिए, ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है उसमें नैतिकता में विश्वास करते हैं महात्मा गांधी, मात्र नैतिकता है उसमें। यानी कह दिया कोई अमीर आदमी है और उसको ये कहा कि ये जो प्रॉपर्टी वो समाज की है, धरोहर है, समाज की प्रॉपर्टी, आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कीजिएगा, दे दीजिएगा। तो शायद वो देगा नहीं देगा अलग बात है, लेकिन जो गांधी जी ने बातें की वो उनका नैतिकता में विश्वास था। और वो चाह रहे थे कि उद्योग जो हैं वो राज्य के पास में रहें। यंत्रों का उन्होंने विरोध किया। तो ये सब जो हैं, अब हम आते हैं, ये तो आलोचना हुई। फिर अच्छी बात क्या हुई? महात्मा गांधी ने इन सब विचारों को दिया क्योंकि वो समस्याओं का निराकरण करना चाह रहे थे, जो तत्कालीन समय में एक समाज के एक बड़े तबके की समस्या थी। इसीलिए उन्होंने ये विचार दिए और उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया था। लेकिन साथ ही साथ निष्कर्ष में आपको अपने शब्दों में जोड़ना है, लास्ट में एक दो लाइन में, कि क्या है। तो जो ये समस्याएं थी, वो असमानता थी, वो व्यवस्था के कारण थी दोस्तों। तो किसी चीज़ को बिल्कुल अस्वीकार कर देना ये गलत है। व्यवस्था में अगर गड़बड़ी है, कुछ कमियां हैं, तो आप उस व्यवस्था को सुधारिएगा, परिणाम अच्छे मिलेंगे। तो ये थे गांधी जी के आर्थिक विचार। अब हम देखेंगे गांधी जी के राजनीतिक विचार।
गांधी जी के राजनीतिक विचार। दोस्तों मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। मैं हालांकि लीक से हट के बहुत कम बात करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे कुछ बातें करूँ, कुछ गाइडेंस और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ कि ये जो भी चैप्टर आ रहे हैं दोस्तों, ये प्रत्येक स्तर के लिए अच्छे हैं। चाहे आप 11th-12th में स्टडी कर रहे हो, चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे आप एमए कर रहे हो, जो भी मैं यहाँ पे जिस भी चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहा होता हूँ, मैं सारगर्भित तरीके से उन नोट्स को तैयार करता हूँ ताकि आप किसी भी स्तर पे आप जाके चेक कीजिएगा, ये आपके लिए उतने ही उपयोगी होंगे। चाहे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक कि आप राजनीति विज्ञान के फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप नेट की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है ये। क्योंकि इसलिए उपयोगी है दोस्तों कि इसमें बहुत आसान तरीके से मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ये चीज़ें क्या हैं। आप जब तक रटोगे समझ में नहीं आएगा दोस्तों, रटना नहीं है। और हमेशा विचारधारा या विचारों को पढ़ रहे हो, सिद्धांतों को पढ़ रहे हो, तो आप ओपन माइंडेड बैठें और ऐसा मानिएगा कि सामने वाला इंसान बैठ के अपनी बात कह रहा है। अब जैसे आप ऐसा मानिए गांधीवाद पढ़ रहे हैं, तो गांधी जी जो हैं इन विचारों के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से वो अपनी बातें बता रहे हैं कि भैया मैं राज्य के बारे में ये सोच रहा हूँ, मेरी नज़र में अर्थव्यवस्था ये है, मैं पूंजीवाद का विरोध इसलिए कर रहा हूँ। तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। जैसे ही आप चैप्टर क्लोज करोगे, आपको एक छाप बैठ जाएगी दिमाग में कि महात्मा गांधी राज्य के लिए क्या सोचते थे, अर्थव्यवस्था के लिए क्या सोचते थे। तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें आसान बन जाती हैं और हमें बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाता है। और कुछ तथ्य भी दिए जाते हैं। मुख्य रूप से जो है वो अवधारणाएं हैं, और अवधारणाएं जिसको समझ में आ गई दोस्तों, वो कहीं नहीं अटकता फिर। तो ये एक फोबिया होता है, जब तक हम नहीं समझते, जब तक डर लगता है। ये पहले मेरे लिए भी था दोस्तों। मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आज राजनीति विज्ञान है। मैं स्कूल लेक्चरर हूँ, लेकिन एक समय था कि जब मैं भी स्कूल टाइम में था, कॉलेज टाइम में था, तो मुझे यूँ लगता था कि ये क्या चीज़ें हैं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बेकार की चीज़ें हैं। लेकिन अब लग रहा है कि बहुत आनंद आ रहा है। प्लेटो, अरस्तु, जब बार बार उन विचारकों को पढ़ते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, तो ऐसा लग रहा है यार वाह। हर सब्जेक्ट का अपना एक लिटरेचर होता है, तो ये अपना एक लिटरेचर है। इसको बहुत आसानी से देखिएगा, आसानी से समझिएगा, बहुत आनंद देता है ये। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे। तो गांधी जी के राजनीतिक विचार। गांधी जी जो हैं वो राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाह रहे थे। आध्यात्मिकरण का अर्थ ये है, मैंने आपको पूर्व में भी बताया, कि वो राजनीति और धर्म को मिला के मानव के कल्याण के लिए वो चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर राजनीति से धर्म को अलग करेंगे तो ये विनाश का कारण बनेगा। तो इसको धर्म आधारित राजनीति करनी है। धर्म आधारित का मतलब है धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं करना, धर्म के आधार पर आपको सांप्रदायिकता नहीं फैलानी, बल्कि धर्म का पालन करते हुए राजनीति करनी है। यानी धर्म पर अडिग रहते हुए निर्णय करना है, सही को सही, गलत को गलत कहा जाए। तो गांधी जी के राजनीतिक विचारों हम देखते हैं। सबसे पहले राज्य को लेकर उनके क्या थॉट थे। क्या राज्य होना चाहिए, राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य हो तो कैसा हो, इसके बारे में। तो चूंकि हम एक शब्द से शुरू कर रहे हैं, गांधी जी जो हैं वो अहिंसावादी है दोस्तों। ये बात कहने की नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी शुरुआत में इससे करूँ कि अहिंसावादी थे। अब चूंकि अहिंसावादी हैं, तो देखिए राज्य क्या है, राज्य की शक्ति और सत्ता को जो है मनुष्य के लिए घातक है। गांधी जी ने कहा कि ये जो राज्य के पास जितनी भी शक्ति है, जैसे सेना, पुलिस वगैरह है, ये पावर जो है, शक्ति है राज्य के पास में, ये बहुत ही भयानक है, घातक है। किसके लिए? मनुष्य के लिए। मनुष्य के लिए घातक बताया उन्होंने। तो जब घातक बताया, तो अब वो क्या करेंगे, उन्होंने अगला बिंदु कहा कि राज्य जो है वो संगठित हिंसा पर आधारित है, कि ये जो है हिंसा पर आधारित है। राज्य का आधार ही हिंसा, क्योंकि राज्य का कोई विरोध करेगा तो उसका दमन करेगा राज्य। दमन किस आधार पर करेगा? जेल में डालेगा, लाठीचार्ज करेगा, है ना, कोई सजा देगा। तो वो दंड और भय पर टिका हुआ राज्य है। दंड और भय से ही राज्य क्या करवाता? आज्ञा पालन। क्या दंड और भय अहिंसा से मिलते जुलते हैं? कोई लेना देना है? नहीं लेना देना, बिल्कुल ऑपोजिट है दोस्तों। जहाँ दंड और भय है वहाँ अहिंसा हो ही नहीं सकती, और जहाँ अहिंसा है वहाँ गांधी जी कहते हैं कि दंड और भय की आवश्यकता नहीं है। जब दंड और भय की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए वो कहते हैं कि राज्य की भी आवश्यकता नहीं है। किस कारण? केवल और केवल अहिंसावादी सिद्धांत के कारण वो राज्य का विरोध करते हैं। और उन्होंने, वो अराजकतावादी कहलाते दोस्तों। अराजकतावादी क्या होते हैं? वो प्रत्येक व्यक्ति अराजकतावादी हैं जो राज्य का विरोध करता है, जो कहता है कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, किसी भी रूप में राज्य ना हो, उसे अराजकतावादी कहते हैं।
क्योंकि वो राज्य को बुरा मानते हैं कि राज्य एक बुराई है, राज्य नहीं चाहिए हमें। तो जो राज्य का विरोध करते हैं उसे क्या कहते हैं? अराजकतावादी कहते हैं। एक आता है व्यक्तिवादी। देखिए, व्यक्तिवादी और राज्य में क्या होता है कि जो व्यक्ति राज्य को व्यक्ति के लिए खतरनाक मानता है लेकिन फिर भी कहता है कि व्यक्ति के लिए जरूरी है, यानी व्यक्ति मुख्य रूप से हैं, गौण जो हैं वो राज्य हैं, यानी राज्य चाहिए लेकिन उसके पास कम शक्तियां हों, तो वो उसे कहते हैं व्यक्तिवादी। तो गांधी जी जो थे वो अराजकतावादी थे। फिर वो व्यक्तिवादी भी बनते हैं, उन्हें पता है कि आज के समय में संभव ही नहीं है कि राज्य ना हो, तो इसीलिए उन्होंने राज्य को बताया। तो उन्होंने कहा राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। ये जो विचारधारा है दोस्तों, ये व्यक्तिवादियों की है। जो बिल्कुल राज्य का विरोध करे वो अराजकतावादी कहलाते हैं, और राज्य को एक आवश्यक बुराई किसने बताया? व्यक्तिवादी। यानी ये अराजकतावादी ही होते हैं जो बाद में धीरे धीरे ये स्वीकार कर लेते हैं कि राज्य के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी राज्य के बिना काम नहीं चलेगा इसका मतलब ये नहीं कि राज्य अब अच्छा बन गया। वो राज्य की आज भी आलोचना करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि राज्य को कुछ शक्तियाँ दें, बाकी जो है गैर जरूरी चीज़ें उसको नहीं सौंपी जाए। फिर देखिएगा, अब वो राज्य को जरूरी तो बता रहे हैं, आवश्यक है। आवश्यक क्यों? क्योंकि अगर सभी लोग शांति के साथ तो रह नहीं सकते हैं, कुछ लोग अपराध करेंगे, हिंसा करेंगे, तो फिर उनको कंट्रोल कौन करेगा? तो उनको कंट्रोल करने के लिए राज्य चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा आवश्यक है राज्य। लेकिन आवश्यक तो है ही है, लेकिन बुराई भी है, क्योंकि राज्य आएगा तो वो दंड और भय से आज्ञा का पालन करवाते हैं। अहिंसा पर का जो है वो पालन संभव ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि इसका सुझाव क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि सुझाव ये है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दो, यानी राज्य के पास में शक्तियां संगठित रूप से नहीं हो, एक ही जगह शक्ति का केंद्र नहीं होना चाहिए, विभिन्न स्तर पर जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। उन्होंने राज्य की जो निरंकुश प्रभुसत्ता उसका विरोध किया। हमेशा से उन्होंने कहा कि निरंकुश शक्तियों का किसी भी रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि राज्य का जो कार्य क्षेत्र बहुत ही न्यून होना चाहिए, बहुत कम से कम राज्य के पास में कार्य होना चाहिए। इतना ही होना चाहिए कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करे, व्यवस्था बिगाड़े, तो आप उसे सही रास्ते पर लेके आएँ। बाकी व्यक्ति को आप जो है वो खुला छोड़ दिए, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, अहिंसा का पालन करवाएं, इस तरह से। तो राज्य के बारे में गांधी जी के विचार अगर देखें तो राज्य को बुरा मानते थे। किस कारण से? अहिंसावादी होने के कारण। इसीलिए गांधी जी को एक अराजकतावादी कहा जाता है। ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, कई बार ये कंपटीशन में भी आए हुए हैं कि गांधी जी को अराजकतावादी क्यों कहा जाता है। अब इसका उत्तर क्या है? वह व्यक्ति जो राज्य का विरोध करता है, राज्य को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता है, उसे अराजकतावादी कहते हैं। चूंकि महात्मा गांधी ने राज्य का विरोध करते हैं, तो इसलिए उन्हें अराजकतावादी कहा जाता है। संसद के बारे में क्या विचार है गांधी जी के? संसद को उन्होंने बांझ महिला कहा। बांझ महिला मतलब एक महिला होती है जिसके कोई जो है संतान उत्पत्ति नहीं होती है। बातूनी दुकान, यानी सिर्फ बातें करने की दुकान। तो बिल्कुल आज की जो संदर्भ में अगर देखें तो सही बात है, ये बड़ी बड़ी बातें चर्चाएं होती हैं, लेकिन आम जनता की समस्याएं वहीं के वहीं रहती है। तो गांधी जी इस बात को पहले ही भांप चुके थे। देखिए दोस्तों, आप उनकी दूरदृष्टि समझिएगा, कितनी गहरी बातें उन्होंने नोट की थी कि ये बात सही है, ये गलत है, ये लोगों को इनका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इन सब चीज़ों का कितनी दूरदृष्टि थी उनके विचारों में, आप भांप सकते हैं। आज से ये करीब 100 साल पहले के आसपास ही विचार उन्होंने दिए थे, लेकिन आज भी ये विचार उनके सार्थक है। हमें सच्चाई नज़र आती है कि ये बातें सही हैं। ये उनकी दूरदृष्टि है दोस्तों। तो इसीलिए उन्होंने संसद की निंदा की। क्यों निंदा की? क्योंकि केवल बातें होती है, चुने हुए जो जनप्रतिनिधि वो महज अपने हितों की रक्षा का ध्यान करते हैं और आम जनता की समस्याओं की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। जब उनके ऊपर याचिकाओं और दबाव होता है तब वो काम करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने संसद का विरोध किया और संसदीय शासन प्रणाली का भी विरोध किया दोस्तों। हालांकि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है, लेकिन ध्यान रखना गांधी जी ने इसका कभी भी समर्थन नहीं किया है। प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया सर? फिर महात्मा गांधी जब विरोध कर रहे थे, तो ये देखिए हमारा जो संविधान बना वो एक संविधान सभा ने बनाया। चूँकि महात्मा गांधी जो हैं वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो ये जो विचार है वो महात्मा गांधी के निजी विचार हैं। तो आज के दौर में जब आप संसदीय शासन प्रणाली को नहीं स्वीकार करोगे या जो भी कोई और सिस्टम, किसी न किसी सिस्टम को तो आप अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो भारतीय लोगों को लगा कि हम इसको अच्छे से जानते हैं,
और ये निरंतर उत्तरदायी भी हैं, वो रहेगा। और ये हमारे हिसाब से ठीक है। और कोई भी सिस्टम जो है वो 100% प्योर नहीं होता है, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति, एक अकेले व्यक्ति के पास में सत्ता होती है, वो निरंकुश हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने संसदीय शासन प्रणाली को चुना, संविधान सभा ने। तो केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली है। तो महात्मा गांधी ने जो है फिर इसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो है याचिका और दबाव में काम करता है। उन्होंने जो जोर दिया था कि इसका जो विकल्प दिया था उन्होंने कि स्वशासन क्या होना चाहिए, स्वशासन, गांव के लोग गांव के द्वारा चुने जाएं, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो पूरी तरह। तो पंचायत राज एक तरफ फिर से देखा जाए दोस्तों, स्थानीय स्वशासन जो है उसके फेवर में थे वो। चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष चाहते थे, और वो महिला पुरुष दोनों को समान मताधिकार देने की बात कर रहे थे दोस्तों। अब गांधी जी ने अपने विचारों में राज्य के लिए कुछ और विचार रखे हैं। जो वर्तमान राज्य थे उनका उन्होंने विरोध किया। फिर राज्य को लेके कि जब देखिए आप कोई व्यवस्था होती है तो आप उसकी आलोचना करते हो, तो वो व्यवस्था आपसे डिमांड करती है कि ठीक है भैया, हम जो कर रहे हैं वो गलत है, आप बताइए फिर क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या हो तो बेहतर रहेगा। तो महात्मा गांधी ने जब राज्य की आलोचना की तो उन्हें पता है कि मुझे विकल्प देना पड़ेगा, राज्य नहीं रहेगा तो कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने अपने विचार दिए। तो उन्होंने एक बेस्ट पोजीशन बताई कि मेरे हिसाब से तो आदर्श राज्य होना चाहिए। कैसा आदर्श राज्य होना चाहिए, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां राज्य नहीं होगा, उसे उन्होंने क्या कहा, आदर्श राज्य कहा। इसका नाम उन्होंने दिया राम राज्य, कि क्या होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए। कैसा होगा ये राम राज्य, ये राज्य विहीन समाज होगा, यानी एक समाज होगा जहाँ राज्य होगा ही नहीं। कैसा समाज होगा, जहाँ सत्य और अहिंसा का पालन किए हुए प्रत्येक व्यक्ति सुखी होगा, किसी प्रकार का अपराध नहीं होगा, किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई बेकारी नहीं है, हर व्यक्ति सुखी है। यानी बिल्कुल एक आदर्श को स्थापित करने की कोशिश की है राम राज्य में। महात्मा गांधी ने कहा एक आप जो है स्वर्ग की परिकल्पना यहाँ पे कर सकते हो इसको समझने के लिए, कि स्वर्ग जैसी सुविधाएं, स्वर्ग जैसा माहौल, कोई बुराई नहीं, कोई कमी नहीं, उसमें सब अच्छाइयाँ हैं जिस राज्य में, जहाँ राज्य है ही नहीं, जहाँ सरकारें हैं ही नहीं, लोग ग्रामीण स्तर पर आत्मनिर्भर हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो है राम राज्य। तो महात्मा गांधी ने एक आदर्श स्थापित कर दिया, एक कल्पना की उन्होंने। फिर उन्होंने उसी आदर्श राज्य की लास्ट में कहा कि मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेस्ट है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह राम राज्य, यह आदर्श राज्य वास्तविक रूप में कभी संभव हो ही नहीं सकता। हमें कोई पूछता भी क्या करना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, ऐसा ऐसा करना चाहिए। करने चाहिए और करने में फ़र्क होता है दोस्तों। जब धरातल पे बात आती है कि चलो ये करना चाहिए तो ये करते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार ये तो हम कर ही नहीं सकते। तो महात्मा गांधी ने स्वीकार किया कि मेरे हिसाब से होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक और सिस्टम है मेरे पास में, जिसे उन्होंने उप आदर्श राज्य कहा। क्या कहा, उप आदर्श राज्य कहा उन्होंने। जो अहिंसात्मक समाज है उसको क्या नाम दिया, जिस प्रकार इधर राम राज्य दिया, उन्होंने अहिंसात्मक समाज नाम दिया था। अब इसमें क्या होगा, फिर इसमें भी देखिए अच्छी बातें तो हैं, लेकिन वो जो देखना चाह रहे थे और जो संभव भी हैं वो उन्होंने इधर रखा कि अहिंसा पर आधारित लोकतांत्रिक स्वरूप हो, यानी जनता की आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए ऐसा शासन हो जहाँ पे लोगों की मांगों का ख्याल रखा जाए, लोगों की हितों का ख्याल रखा जाए, और उन सब का जो आधार है वो अहिंसा हो। सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण न हो, एक जगह सारी शक्तियाँ इकट्ठी ना हो। ऐसा नहीं कि दिल्ली से पूरे देश को चलाया जाए, है ना। ये उनका थॉट था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ जो हैं वो ग्राउंड स्तर पर हो, नागरिक अधिकार हो। हालांकि देखिए दोस्तों, जब संविधान बनता है अधिकार भी दिए जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने विचार तब दिए थे जब हमारा देश पराधीन था, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। तो उन्होंने एक आदर्श राज्य की एक खाका खींच के बाद में कोशिश की, वो संभव नहीं, तो उन्होंने एक दूसरा उप आदर्श राज्य रखा। तो उसमें कहा कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए जो संविधान है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको नजर आएगी। तो नागरिक अधिकार होने चाहिए, ये उनके विचार थे। निजी संपत्ति हो लेकिन आवश्यकता अनुसार, उससे ज़्यादा निजी संपत्ति ना हो, ये उनके विचार थे। धर्मनिरपेक्ष राज्य। देखिए दोस्तों, आपके जहन में एक प्रश्न उठना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि राजनीतिक आध्यात्मिकरण की बात कर रहा था,
कि महात्मा गांधी जो हैं पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स करते हैं। वो कहते हैं कि राजनीति धर्म पर आधारित होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा दोस्तों उन्होंने। तो वो धर्म पर आधारित राजनीति की करने की बात की उन्होंने, धर्म की राजनीति नहीं की उन्होंने। धर्म पर आधारित यानी धर्म पर अडिग रहते हुए सही को सही गलत को गलत ठहराया जाए, वो राजनीति का उन्होंने पक्ष लिया है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन इसलिए किया कि राज्य जो है धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं करेगा या किसी एक धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करेगा। राज्य के लिए सभी धर्म समान होने चाहिए, सभी का आदर सम्मान करें। फिर गौवध निषेध हो, उन्होंने कहा कि जो मेरा राज्य है उप आदर्श राज्य, उसमें किसी भी प्रकार की गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। मद्य निषेध, जो नशा है नशा मुक्ति होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, कि सभी व्यक्तियों को अपनी मातृभाषा में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, ध्यान रखना दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा आज जो है वो उच्च प्राथमिक शिक्षा है वो निःशुल्क है। महात्मा गांधी ने उस समय सपना देखा था कि निःशुल्क शिक्षा हो और इसकी जो व्यवस्था है वो राज्य करें प्राथमिक स्तर की, और ये मातृभाषा में दिया जाए। तो काफ़ी विचार आपको लगेगा हाँ यार महात्मा गांधी ने ये बातें करी, आज हमारे देश में वो चीज़ें हैं। देखिए उन्होंने जो बातें कही हैं बहुत सारी साकार भी हुई हैं, उनके सपनों को साकार भी किया गया है। आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण, वो चाह रहे थे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं बड़े उद्योगों की स्थापना न करके कुटीर उद्योगों की स्थापना करें और ग्रामीण क्षेत्रों में करें। इससे जो गांव के जो युवा हैं वो पलायन करके कहीं और ना जाएं, शहरों की तरफ ना भागें, उन्हें बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े, बेकारी का सामना ना करना पड़े। उनके राज्य में उन्होंने कहा कि पुलिस और सेना भी होनी चाहिए, लेकिन ये पुलिस और सेना व्यक्तियों के दमन के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि व्यवस्था निर्माण के लिए होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम अनिवार्य हो, प्रत्येक व्यक्ति जो है कम से कम शारीरिक श्रम जरूर करें। और दोस्तों उन्होंने वर्ण व्यवस्था का भी समर्थन किया है। ये आपके विचारों में कुछ यहाँ पे अटपटा सा लग सकता है कि ऐसे कैसे वर्ण व्यवस्था का समर्थन कैसे किया उन्होंने। महात्मा गांधी इतने प्रगतिशील विचारों के होते हुए उन्होंने एक ऐसी रूढ़िवादी विचारधारा का समर्थन कैसे कर दिया, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा जस्ट आगे। जो हमारे सामाजिक विचार है उस बिंदु में फिलहाल आप ध्यान रखना वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था उन्होंने। तो ये हैं दोस्तों गांधी जी के सामाजिक विचार। अब हम पढ़ेंगे। तो राजनीतिक विचारों को हमने देखा है, गांधी जी के सामाजिक विचार। वर्ण व्यवस्था, इसका उन्होंने समर्थन किया है और ये भी समर्थन किया है कि समान पारिश्रमिक हो सभी व्यक्तियों को। तो पहले तो वर्ण व्यवस्था क्या है। प्राचीन काल से दोस्तों हमारे यहाँ पर 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले ये कर्म पर आधारित था पूर्व ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ये जो है जन्म पर आधारित हो जाती है। और एक अच्छा सिस्टम होते हुए भी ये धीरे धीरे बुराई में जकड़ता गया और इसने अनेक कुरीतियों को जन्म दिया, जैसे अस्पृश्यता, छुआछूत, जन्म को आधार बनाकर व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य भेद करना, उनका अपमान करना, ये नॉर्मल सी चीज़ें हो गई थी। तो महात्मा गांधी ने केवल जो अच्छी बातें थी उसका समर्थन किया और अस्पृश्यता का विरोध किया। इसका समर्थन करने के पीछे एक और विचार है दोस्तों, जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो वो चाह रहे थे कि आज की जो बेकारी की समस्याएं, जो बेरोजगारी की समस्याएं, वो समाप्त हो जाएगी। मान लीजिएगा कि एक कोई कुमार है, उसका बेटा उसके साथ रह रहा है, प्राथमिक शिक्षा हासिल की, तो उसे कहीं और प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं है, वह आत्मनिर्भर हो जाएगा और वह रोजगार भी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यानी कौशल आधारित जो चीज़ें हैं वो आसानी से अपने परिवार में उन्हें मिल जाती हैं। भविष्य का जो वो डर है, एक बेरोजगारी, जो आज सबसे बड़ा दंश है दोस्तों, आज के जो दौर में सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी है। कि आदमी पढ़ लिखने के बाद, योग्य होने के बाद जब बाहर निकलता है, उसके लिए उसके लायक कोई काम नहीं मिले। वो काम करना चाह रहा है, काम करने लायक है, लेकिन उसके लिए काम ही नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसीलिए इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। बस यहाँ तक वो समर्थन करते हैं, लेकिन उसमें जो बुराइयां हैं उसका उन्होंने हमेशा से विरोध किया है। महिलाओं संबंधी भी उन्होंने विचार दिए हैं। महिलाओं संबंधी विचार में उन्होंने सबसे पहले तो जो कुरीतियाँ आ गई थी उसका, जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया उन्होंने। और पुरुषों के सम्मान जो हैं वो अधिकार देने की बात कही उन्होंने। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, वो चाहते हैं कि महिलाएं सारे अधिकारों को उपभोग करें, शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक जीवन को 2 क्षेत्रों में बांटा, बाहरी और घरेलू। तो उन्होंने कहा जो महिलाएं हैं वो घरेलू कार्य करें, आप बराबर हैं, आपके साथ कोई
पर्दा प्रथा ये नहीं हो, बाल विवाह नहीं हो, आपको शिक्षा हासिल करें, है ना। शिक्षा का मतलब साक्षरता से नहीं था दोस्तों, केवल पढ़ना लिखना नहीं था। कौशल आधारित शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, आदमी को पढ़ना लिखना भी आना चाहिए और कौशल, क्योंकि शिक्षा का मकसद ये था कि सर्वांगीण विकास। तो वो महिलाओं को जो है वो आखिर में जाके घरेलू क्षेत्र तक सीमित करना चाह रहे थे। यहाँ आप उनकी आलोचना में कह सकते हैं ये उनके विचार थे दोस्तों, आप सहमत हो या ना हो, ये उनके विचार हैं। फिर देखिए शिक्षा, शिक्षा के बारे में उनके क्या विचार थे। वो आत्मनिर्भरता की बात करते थे दोस्तों। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का एक साधन है और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उनका मुख्य ध्येय था। तो वो बुनियादी शिक्षा की बात कर रहे थे जिससे व्यक्ति का चरित्र का विकास हो, चारित्रिक विकास हो। इसलिए उन्होंने निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का समर्थन किया, उद्योग की शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने उद्योग की शिक्षा का मतलब है कि व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, और ये समय की भी डिमांड है दोस्तों। सरकार को ऐसे प्रयास करने ही चाहिए और करने पड़ेंगे कि व्यावसायिक शिक्षा जो है वो उच्च प्राथमिक कक्षाओं में शुरू किया जाए। ये बहुत अच्छा रहेगा कि कक्षा 6-7 से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू कर दी जाए, बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ताकि आगे जाकर उनके सामने जो भविष्य के सामने सबसे बड़ा जो संकट है बेरोजगारी का, उससे वो छुटकारा पा सकें और देश आत्मनिर्भर बने। और ये देश के हित में है, लोगों के हित में है। जब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी से सब समस्याओं का बढ़ना होता है, जैसे अपराध वगैरह, ये सब चीज़ें इसीलिए बढ़ती है। उन्होंने उस शिक्षा का भी समर्थन किया है। उस शिक्षा का उनका मकसद है कि ये सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है, और ये आप महज औपचारिक शिक्षा देके नहीं कर सकते हो, कॉलेज जाके आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, ये जीवन पर्यंत चलती है। स्त्री शिक्षा का भी समर्थन किया, प्रौढ़ शिक्षा का भी उन्होंने समर्थन किया था। तो इसीलिए वो शिक्षा के क्षेत्र में उनके विचार काफ़ी क्रांतिकारी थे। अब बात यह है, सारे विचार हमने पढ़े, गांधी जी ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया। राजनीति विज्ञान को गांधी जी की देन। नए विचारों का स्वागत। गांधी जी जो हैं हमेशा से उनके थॉट देख के लग रहा है कि जो नई चीज़ आ रही है उनके दिमाग में खुलापन रहता है। वो चीज़ों को पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर अस्वीकार नहीं करते हैं कि मैंने ये देखा ये गलत है, ये गलत ही रहेगा। वो चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं, तर्क और बुद्धि पर कसौटी पर कसने के बाद वो चेक करते हैं कि सही है तो उसे स्वीकार करते हैं। यानी नए जो विचार आते हैं उनका स्वागत। राजनीति में नैतिकता का समावेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आज की राजनीति में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। नैतिकता कहीं खो गई है। देखिए आज के नेता महज अपने पद और कुछ पैसों के लिए दल बदल कर लेते हैं। जो देश सेवा का एक बड़ा दंभ भरते हैं कि हम देश सेवा के लिए आए हैं, लोगों की सेवा के लिए आए हैं, वो महज अपनी सेवा की तरफ ध्यान देते हैं। एक पार्टी में रहते हैं, फिर उन्हें लग रहा है कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी, मुझे मंत्री पद नहीं मिला, मेरे हितों की पूर्ति नहीं हो रही है मेरे, तो वो दूसरे दल में चले जाते हैं। फिर उधर भी गए, उधर भी जब तक उन्हें मलाई मिलती है ठीक है टीके रहते हैं, फिर उसके बाद फिर कहीं और जंप कर जाते हैं। तो नैतिकता नहीं है दोस्तों, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अहिंसा एक सशक्त उपाय है, तो हिंसा को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान अहिंसा द्वारा हो सकता है। साधन और साध्य की पवित्रता पर बल या उसमें आस्था, तो उन्होंने कहा कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। ये राजनीति विज्ञान को बहुत बड़ी देन है दोस्तों। अगर इसको सभी लोग स्वीकार करें तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, कहीं हिंसा नहीं होगी। ये देखिए आतंकवाद जिस रास्ते पे चल के जो हासिल करना चाह रहे हैं, तो उनका साधन ही गलत है। साध्य पता नहीं क्या हो, वो बात की बात है, उनका साधन ही गलत है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में। अगर देखें ये नस्लवाद, ये आतंकवाद, जहाँ कहीं भी है हिंसा आधारित, तो ये साधन तो गलत है ना। आपका मकसद कुछ भी हो तो बात की बात है, वो तो गलत ही है। अगर आपका साधन गलत है तो आपका साध्य कभी सही हो ही नहीं सकता है, महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार। फिर देखिए गांधी जी के विचारों का अगर हम मूल्यांकन करें संपूर्ण रूप से, तो फिर देखिए गांधी जी के जो विचार हैं वो अव्यवहारिक हैं, अवैज्ञानिक हैं, एक पक्षीय, यानी उन्होंने अपना पक्ष रखा। हो सकता है कि उनसे कोई सहमत हो या ना हो, उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की, बस उन्हें जो सही लगा उन्होंने कहा। काल्पनिक है, कई चीज़ें तो कोरा कल्पनावाद की। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, लगता है आपको कि लोग ऐसा मानेंगे कि जो अपनी खून पैसे की कमाई है या जो उन्होंने कमाया है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद समाज की जरूरत समझें। ये काल्पनिक बातें हैं, पूरा आदर्शवाद भरा हुआ है, ऐसे हम आलोचना में कह सकते हैं। लेकिन उसी में अगर हम देखें तो ये सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहयोग, बलिदान, त्याग की बात भी करते हैं। तो और उनका जो मकसद है समाज में शांति स्थापना करना और मानव का कल्याण करना।
यानी मानव का सर्वांगीण विकास वो चाहते हैं दोस्तों। वो चाहते हैं कि मानव का सर्वांगीण विकास हो। निष्कर्ष निकालें पूरे गांधीवाद का, तो जीवन की हर समस्या का समाधान सत्य और अहिंसा से करना चाहते थे महात्मा गांधी। यही गांधीवाद का सार है। यानी कीवर्ड्स ध्यान रखिएगा दोस्तों। कीवर्ड्स का मतलब है कि आप कोई टॉपिक होता है उसमें से कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा, वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सत्य और अहिंसा से वो हर समस्या का समाधान करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और कमेंट में भी आप बताएं कि आपको कैसा लगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।